हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई ज्ञान लाइट। आज हम लोग सी टेट 2019 के पेपर 2 के CDP को डिस्कस करेंगे। चूँकि सी टेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा ही कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर हम उनके कंसेप्ट को समझ जाए तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो गाइस चलिए हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो रोल होता है उसके बारे में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, यानी जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसे हमें जानना है। तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे यानी इंसान की तरक्की पे, इंसान जो भी डेवलप करता है उस पे किस चीज़ का असर होता है। पहला होता है हेरिडिटी और दूसरा होता है इन्वायरमेंट। 2 चीज़ों का रोल बहुत ही अहम होता है। हेरिडिटी गाइस, इसमें हम लोग क्या हमें पता चलता है कि हेरिडिटी का मतलब होता है जब पेरेंट्स से चिल्ड्रन में कुछ खासियत, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स जो गार्जियन यानी पेरेंट के होते हैं वो जब बच्चों में मुंतकिल होते हैं, वो जब बच्चों में पास होते हैं तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। यानी बच्चा जो कुछ खासियत जो है वो अपने गार्जियन यानी पेरेंट्स से लेता है। यानी फादर या मदर का जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो भी स्किन कलर है, स्किन कम्प्लेक्शन है, हेयर कलर है, ये सारी चीज़ें जब बच्चा अपने माँ बाप से लेता है तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। और दूसरा असर जो करता है वो है इन्वायरमेंट, यानी हमारे आसपास का माहौल, जिसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स। हमारे आसपास का जो भी माहौल है वो भी इंसान की डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा असर करता है। तो ये 2 चीज़ों का बहुत ही अहम रोल होता है। इन्वायरमेंट हमारे सोशल, मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ पे असर करता है। हेरिडिटी ज़्यादातर जो है वो फिज़िकल डेवलपमेंट पे असर करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही असर होता है। तो गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन का क्या ऑप्शन था, उसे पढ़ेंगे तो हमें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि सही आंसर क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है उसे हम देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। एक ह्यूमन का डेवलपमेंट पे सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट का ही इन्फ्लुएंस होता है। ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हेरिडिटी का भी असर होता है और इन्वायरमेंट का भी। दूसरा ऑप्शन है, नाइदर हेरिडिटी नोर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट पे ना तो हेरिडिटी का असर होता है और ना ही इन्वायरमेंट का, ये भी गलत है। तीसरा नंबर है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कम्प्लेक्स इंटरप्ले। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही असर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। तो ये सही है गाइस, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। और चौथा नंबर ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज़ हेरिडिटी। सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी का असर होता है, तो ये भी गाइस गलत है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, तो इसे हम लोग पहले जानेंगे कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता क्या है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए गाइस, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इसके बारे में हमें जानना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रोग्रेसिव क्लासरूम किसने शुरू किया था। वो है जॉन डेवी। जॉन डेवी को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें लर्नर्स एक्टिव होते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि लर्नर जो है वो सिर्फ बैठा नहीं रहता, वो टीचर्स की बात सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि उससे भी अपने सवालात रखने का हक़ है, उसे भी अपने व्यूज़ रखने का हक़ होता है। और वो बच्चा जो है क्लास में
वो क्वेश्चंस पूछता है टीचर से, फिर अपने व्यूज़ रखता है किसी भी टॉपिक पर। इस ऐसा क्लासरूम जिसमें लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा खुद करके सीखता है, खुद एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, खुद अपने ज़रिया किए गए जो एक्सपीरियंसेस है उस पे बेस करके अपने व्यूज़ बनाता है, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स के सुने। पहले क्या होता था गाइस, पहले के जो भी पहले क्लासरूम्स होते थे उसमें टीचर ने जो बताया बस उसे सुनना है और उसे नोट करना है, उसे याद करना है। लेकिन प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें बच्चा जो है सेल्फ एक्सपीरियंस के जरिए सीखता है। तो आइए गाइस हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन में क्या था। तो गाइस क्वेश्चन में है कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में नॉलेज इज़ रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर। नॉलेज जो है वो लर्नर के ज़रिए पैसिवली लिया जाता है। पैसिवली यानी उसका कोई रोल नहीं होता, बस जो टीचर बता रहे हैं उसको सुन रहा है। तो ये गलत है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नॉलेज इज़ रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज़। एज इट इज़ का मतलब होता है जैसा टीचर ने बताया बस वैसे ही उसे रिप्रोड्यूस करना है, यानी वैसे ही उसे समझना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लर्नर खुद से अपने आइडियाज़ दे सकता है, अपने व्यूज़ दे सकता है। नॉलेज इज़ रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। टीचर के मुताबिक ही लर्नर को अपने नॉलेज को याद करना पड़ता है या उसे सुनाना पड़ता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। चौथा नंबर ऑप्शन हम लोग देखेंगे, नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। नॉलेज जो है वो लर्नर के ज़रिया बनाई जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो ये सही है गाइस, क्योंकि हमने सीखा है लर्नर खुद से एक्सपीरियंस करके अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट यानी बनाता है। ओके, तो आइए गाइस अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन इंक्लूड्स। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन में क्या शामिल होता है? तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन को जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ओके, तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन जो है वो उसे हम लोग CCE भी कह सकते हैं। CCE 2009 में लागू हो गया था। इसमें 2 टेस्ट होते हैं। CCE का मतलब पहले हम लोग जान लें। CCE जो है वो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, हमेशा होते रहने वाला। और कम्प्रीहेंसिव का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट। और एवोल्यूशन का मतलब हम लोग जानते हैं, एवोल्यूशन का मतलब होता है जांच। तो ये एक ऐसा जांच है, CCE एक ऐसी जांच है जिसमें बच्चे को लगातार उसकी जांच की जाती है, यानी उसके जो भी वो उसने सीखा है उसको हम लोग मेज़र करते हैं, उसे असेस करते हैं और फिर अपना एक रिज़ल्ट देते हैं उसे। ओके, तो ये हो गया, ये 2009 में लागू हुआ था। इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव का वेटेज होता है 40% और समेटिव का वेटेज होता है 60%। यानी जो भी मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स के उसमें 40% मार्क्स जो है वो फॉर्मेटिव के रहेंगे और 60% मार्क्स जो है वो समेटिव के रहेंगे। 2 टेस्ट से मिलकर बनता है CCE। 2 टेस्ट को मिलाकर यानी फॉर्मेटिव और समेटिव को मिलाकर बनता है CCE। यानी पूरे साल स्टूडेंट को जांचा जाता है। कंटिन्यूअस यानी पूरे साल जाता है और कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कि उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखा जाता है। बच्चे की पर्सनालिटी के सारे डेवलपमेंट सारे को हम लोग जांच करते हैं, उसे ही CCE कहते हैं। ओके, ये अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन इंक्लूड्स, सिर्फ समेटिव असेसमेंट होता है, गलत है ये। नाइदर फॉर्मेशन नोर समेटिव, ना ही फॉर्मेशन होता है ना ही समेटिव होता है, ये भी गलत है। बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें फॉर्मेटिव भी होता है शामिल और समेटिव भी होता है। ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये भी गलत है। ओके गाइज,
अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। देखिए गाइज, इसमें कहा गया है कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए बच्चा जो है अपनी हैबिट्स को, स्किल्स को, वैल्यूज़ को डेवलप करता है और इसके ज़रिए बच्चा ज़िम्मेदार बनता है, सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर, यानी सोसाइटी का एक ऐसा मेंबर बनता है जो सोसाइटी को कुछ दे सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए गाइज, जहाँ भी सोसाइटी की बात आए तो वहाँ पे हमें जो है वो देखना पड़ता है कि सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग सबसे पहले सोशलाइजेशन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सोशलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग रूल्स एंड कंडक्ट्स ऑफ सोसाइटी। एक बच्चा जब से पैदा होता है और जब मर जाता है तब तक, एक बच्चा के पैदा होने से उसके बड़े होने और उसके मरने तक वो एक प्रोसेस में रहता है, वो होता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस। यानी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस और उसके क्या कंडक्ट्स हैं, यानी सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो खुद में अब्जॉर्ब करता है उसे और सीखता है उसके ज़रिए, और उसे जो भी पसंद आता है उसे अपनाता है, और सोसाइटी के ज़रिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस मिले हैं उसको अपनाकर वो एक ऐसा मेंबर बनने की कोशिश करता है जो सोसाइटी के लिए बाद में जाकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन का प्रोसेस। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें फैमिली मदद करती है उसे, फ्रेंड्स मदद करते हैं, नेबर्स मदद करते हैं, उसका रिलीजन उसे मदद करता है, जिसके ज़रिए वो पूरे सोसाइटी में उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बाद में सोसाइटी के लिए एक प्रोडक्टिव मेंबर बनता है। तो आइए गाइस, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये इसका आंसर हमें जो है वो मिल गया है। इस प्रोसेस को हम लोग सोशलाइजेशन कहते हैं। इंक्लूशन, मेन स्ट्रीमिंग और डिफ्रेंसिएशन ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। जब भी सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहे हम लोग उसको सोशलाइजेशन, इसका जवाब आराम से हम लोग लिख सकते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो पहले हम लोग इंक्लूसिव क्लासरूम का कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए गाइस, इंक्लूसिव क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें ऑल टाइप्स के चिल्ड्रन होते हैं। ऑल टाइप्स का चिल्ड्रन कहने से मतलब है मेरा, गिफ्टेड भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड भी होते हैं। गिफ्टेड का मतलब होता है जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है। आईक्यू बहुत ज़्यादा यानी 110 से ऊपर के जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं, वो होते हैं गिफ्टेड बच्चे। तो एक क्लास में गिफ्टेड चिल्ड्रन भी होते हैं, दूसरे नॉर्मल यानी 90 से लेके 110 के बीच के जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल बच्चे कहलाते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो हैं डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड में वो बच्चे आ जाते हैं जो जिनको हो सकता है जो ब्लाइंड हो, जिनका हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, यानी सुनने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, वैसे बच्चे। यानी सारे बच्चों को जब एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसे इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। ओके गाइस, जिस क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है? जिस क्लासरूम में गिफ्टेड भी, नॉर्मल भी और डिफरेंटली एबल्ड भी सारे बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम। सिर्फ इसमें इस क्लासरूम में सिर्फ बैठाया ही नहीं जाता, बल्कि उन सभी बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि सारे बच्चे जो है वो अपने अपने पोटेंशियलिटीज़ के हिसाब से ग्रो कर सके उस क्लास में। और कभी भी एक टीचर को चाहिए कि कभी भी किसी भी बच्चे को जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी जो विकलांग हैं, उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उनमें कोई कमी है, बल्कि उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको लेकर टीचर को आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें हमेशा जो है उत्साहित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो आइए गाइस, हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं।
तो गाइज़ ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर को कैसा होना चाहिए। शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर्स। पिटी यानी उनको, उनके प्रति उनको सिंपैथी या पिटी दिखाना चाहिए, कभी भी नहीं गाइज़, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको उनके तरफ सिंपैथी दिखाएंगे, पिटी दिखाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि टीचर जो है मेरी तरफ एक ख़ास रवैया, एक सिंपैथी दिखा रहा है, यानी मुझ में कुछ कमी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है यूज़ लेबल सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड एंड रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन। कभी भी हमें ये लेबल बच्चों को नहीं लगाना चाहिए कि ये हैंडीकैप्ड हैं, ये रिटार्डेड हैं, बिल्कुल भी नहीं ये लेबल लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के अंदर जो है एक कमी का एहसास होता है। गलत है ये ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। सिर्फ गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन को ही अटेंशन देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है गाइस, हमें सभी बच्चों पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा। और चौथा जो ऑप्शन है, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। ये बिलीव करना चाहिए टीचर को कि हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है कि अपनी एबिलिटीज़ और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वो पढ़ सके। तो ये हमें सही है और सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो गाइज़ हमने 5 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं और इनका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझा है। यकीन मानिए गाइज़, अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो जितने बार भी सीटेट में क्वेश्चन आएंगे आपको उन्हें हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और गाइज़, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई है, मेरा डिस्कशन पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।